एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कशिका जैन है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो ओसीडी की समस्या से पीड़ित हैं। चाहे आपको बार बार हाथ धोने की समस्या है, या फिर दरवाजे, गैस, ताले चेक करने की समस्या है, या फिर टूटा फूटा सामान इकट्ठा करने की समस्या है, या फिर कोई भी ऑब्सेसिव थॉट आपके दिमाग में बार बार आता है, आपको डराता है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियस कर देता है और आप मजबूर हो जाते हैं उस ओसीडी थॉट की बात मानने के लिए। अगर आपको, आपके परिवार में किसी को भी या आपके फ्रेंड सर्कल में ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है आप सभी के लिए। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं इसमें बहुत ही पावरफुल टेक्निक सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को आप ओसीडी में कैसे यूज़ कर अपनी उस ऑब्सेसिव थॉट से छुटकारा पा सकते हैं। बिना किसी दवाई के भी आप अपने ओसीडी थॉट्स से पीछा छुड़ा सकते हैं। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में एक केस स्टडी के माध्यम से समझाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें ताकि किसी की मदद हो पाए। तो मैं इसमें बात करने वाली हूँ सीबीटी के बारे में। सीबीटी के लिए मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ओसीडी की भी बहुत डिटेल में जानकारी लेने के लिए मैंने हर तरीके की ओसीडी पर एक सिंगल वीडियो बनाया है। आप उन सब के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको भी देख लें ताकि आप ओसीडी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैं बता रही हूँ आपको ओसीडी के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं। ओसीडी में क्या होता है, दिमाग में ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं, यानी कि ऑब्सेसिव थॉट्स वो होती हैं जो इंट्रूसिव होती हैं नेचर में, जिनका कोई बेस नहीं होता, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। वो थॉट्स हमारे दिमाग में बार बार आती हैं। जो भी चीज़ बार बार आती है उसे कहते हैं हमारा ऑब्सेशन हो जाना उससे। जब वो थॉट आती है तो फिर हमें टेंशन और एंग्जाइटी होती है। वो टेंशन और एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा सीवियर होती है कि आपको उन कंपल्शंस को फॉलो करने की बहुत ज़्यादा अर्ज होती है। आपको लगता है कि मुझे इस टेंशन एंग्जाइटी से रिलीफ चाहिए, और बिना सोचे समझे और जानते हुए भी कि इससे करने से कुछ नहीं होगा, हम उन चीज़ों को करते हैं जो हमारा ओसीडी थॉट हमें गाइड कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है उस टेंशन और एंग्जाइटी से। उसके बाद नेगेटिव थॉट्स आती हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी गिल्ट महसूस होता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और ये चेन बार बार ऐसे ही चलती रहती है, सर्कल घूमता रहता है। अब जब ये इस तरीके की ओसीडी थॉट्स हमें किसी भी तरीके से सताएं तो हमें क्या करना चाहिए? इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इस ओसीडी साइकिल को ब्रेक करना है। तो समझिए कैसे। हमें एनवायरनमेंट से एक ट्रिगर मिलेगा। अब ये ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर ये है कि जैसे आपने देखा कोई भी चीज़ और उससे देखने के बाद आपके दिमाग में एक ऑब्सेसिव थॉट आया। जैसे मैं आपको केस स्टडी बताती हूँ। ये स्टोरी है एक 30 साल के लड़के की जिसको हाथ धोने वाली ओसीडी है। उसको बार बार जर्म्स का वहम रहता है और वो हाथ धोता रहता है। तो उसके जो ट्रिगर्स थे, जैसे कि उसका भाई अगर सोफे पे बैठा और उसे ये लगा कि इसने हाथ नहीं धोए हैं, इससे पहले ही कुछ काम करा था और उसने हाथ नहीं धोए हैं, तो ये उसके लिए एक ट्रिगर है जिससे कि उसके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि इसने हाथ नहीं धोए हैं तो इसने जर्म्स सोफे पे लगा दिए हैं। सोफे पे मेरी मम्मी बैठेंगी, मैं बैठूंगा, कोई भी बैठेगा तो फिर मेरे को परेशानी होगी, वो जर्म्स हमें लगेंगे, हमारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे और डेथ भी हो सकती है। तो ये था ट्रिगर, उसके भाई का सोफे पे बैठना ट्रिगर। कोई वॉशरूम यूज़ कर आया, हाथ धो लिए एक बार, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कई बार हाथ नहीं धुले हैं, तो ये भी एक ट्रिगर था जिससे कि उसको एंग्जाइटी होने लगी। तो इनको कहते हैं हम ट्रिगर्स। फिर उसके बाद आते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में वही रिपीटेड थॉट्स, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसने जर्म्स यहाँ पर लगा दिए हैं, अब ये जर्म्स सब में फैल जाएंगे, सबको हेल्थ इश्यूज आएंगे और कोई मर भी सकता है। तो ये हुआ ऑब्सेशन, मतलब बार बार उसको वो थॉट आ रहा है। उससे एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सीवियर फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है कि अगर नहीं किया तो बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी हो रही है। और फिर उसके बाद कंपल्शंस होते हैं, वही टेम्परेरी रिलीफ, फिर री इन्फोर्समेंट हो जाता है ओसीडी का, और ये ऐसे ही चक्र घूमता रहता है। तो हमें किस पॉइंट पर ब्रेक करना है सबसे पहले वो समझते हैं। जैसे ही आपको ट्रिगर मिला और ऑब्सेशन थॉट्स ने आपके ऊपर अटैक किया तो आपको वहाँ पर एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस होगा। यस, कई बार ये बहुत सीवियर होगा, लेकिन आपको रेजिस्ट करना है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको इसको ब्रेक करना है।
रेजिस्ट करना है। अब रेजिस्ट करने में आपको ये सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर फील होंगे कि आपको लगेगा कि अगर आपने ये नहीं किया तो जो आपका ओसीडी बता रहा है वो वाकई ही सच में हो जाएगा। लेकिन घबराने की बजाय ध्यान से सुनिए, ये सिम्टम्स 15 मिनट से लेकर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट तक टिकते हैं। अगर आपने इस ड्यूरेशन में अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, जो भी आपको एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, आपने उसे बर्दाश्त किया, क्योंकि ये एंग्जाइटी या उसके कोई भी फिजिकल सिम्टम्स कभी भी जानलेवा नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे को पता है बैक ऑफ माइंड कि जो मेरा दिमाग बता रहा है इससे वो नहीं होगा जो ये मुझे बार बार डराने की कोशिश कर रहा है। तो आप उसी जो आपके दिमाग के पीछे एक पावर है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए और रेजिस्ट कीजिए, बर्दाश्त कीजिए उसे। और जहाँ पर भी आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर पार्ट पर फोकस कर कर अपने आप को अफर्म कर सकते हैं, रिलैक्स रिलैक्स, काम काम, इस तरीके से। तो आपका वो जो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट का समय है वो थोड़ा ठीक से निकल जाएगा। और जब आप बार बार रेजिस्ट करेंगे तो ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब आपको कन्फ्रंट करना, डट कर सामना करना है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ओसीडी की साइकिल जो है वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको सीबीटी में कैसे लगाते हैं उसको समझते हैं डिटेल से। मैंने अपने पहले वीडियो में सीबीटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रखा है। आपने अगर अभी तक सीबीटी को नहीं समझा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो ये सीबीटी का वर्कशीट फॉर्मूला है, ये उसका परफॉर्मा है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। ए, एक्टिवेटिंग इवेंट कि किस वजह से वो थॉट आनी शुरू हुई। बी, बिलीफ या इंटरप्रिटेशन आपकी कैसी है उसमें। सी, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस 4 लेवल पर आते हैं, इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, बिहेवियरल लेवल पर आते हैं। फिर ये तो हुई प्रॉब्लम ए बी सी तक। फिर इसमें डी और ई वाले जो हैं वो सोल्यूशन पार्ट हैं। डी है डिस्प्यूटेशन ऑफ बिलीफ, यानी कि वो जो डिसफंक्शनल थॉट है जिसका एक्चुअल में कोई बेस नहीं है उसे हमें चैलेंज करना होता है। और चैलेंज करने के बाद एविडेंस ना मिलने पर लॉजिकली हमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और अडेप्टिव जो नया थॉट है वो सोचने होते हैं। और फिर जब हमारा एक इफेक्टिव नया बिलीफ बन जाता है तो हम उसे ई कॉलम में लिखते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियरल जो चेंजेस हुए हैं वो किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। अब ये केस स्टडी के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये जो केस है वो 30 साल के एक लड़के का है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अब वो अपने कंपनी में हो या फिर घर पर हो, उसको हर जगह ये दिक्कत होती है। अब वो अगर अपने ऑफिस में भी वॉशरूम जाता है तो वो 10 से 12 बार एक बार में हैंड वॉश करता ही है। अगर कोई भी दरवाजे को छू लेता है या उसकी डेस्क पर आकर कोई बैठ जाता है तो उसको वहम रहता है कि इसमें साथ में जर्म्स लेकर आया है और ये अपने जर्म्स यहाँ पर छोड़कर जा रहा है। अब मैंने इस चीज़ को छू लिया है तो वो जर्म्स मेरे अंदर आ गए हैं, मेरे से वो कहीं और ट्रांसमिट हो जाएंगे। इस तरीके के थॉट्स उसके अंदर चलते रहते हैं। जब वो घर पे भी होता है तो खुद वॉशरूम जाने के बाद भी वो 10 से 12 बार हाथ धोता है। और अगर उसके घर में कोई और भी वॉशरूम गया है तो वो उन्हें मतलब बाउंड करता है, उन्हें प्रेशराइज़ करता है कि आपको इतनी बार हाथ धोने हैं, आपके हाथ ठीक तरीके से नहीं धुले हैं। कोई मेहमान भी अगर घर में आकर बैठ जाता है और वो उस सोफ़े पे या उसके बेड पर आकर बैठ जाता है तो वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है। उसे लगता है कि वो सारे के सारे जो लोग आए हैं उनके पास जर्म्स हैं और वो जर्म्स यहाँ पर छोड़ गए हैं। वो उन दरवाज़ों को भी नहीं छूता है जिनको किसी और ने अभी टच किया हो। तो उसको हमेशा ऐसा वो रहता है। वो नहाता भी है 1-1 घंटे और नहाने में भी उसका एक सिमेट्री फॉलो होती है। वो ऐसे अपने हाथों को ऊपर से लेकर नीचे साफ़ करता है और वो 3 बार सेम प्रोसीजर को फॉलो करता है। तो तकरीबन 1 घंटे का समय उसे नहाने में भी लगता है और कम से कम 450 से 500 बार वो हाथ दिन में धोता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके स्किन का क्या हाल होगा। अब उसकी स्किन बिल्कुल जैसे गल सी जाती है ना, इस तरीके से उसके हाथ सफ़ेद पड़ जाते हैं। उसे भी पता है कि सही है, लेकिन उसके हाथ पर उसको ऐसे इमेजिनेशन होती है जैसे कि जर्म्स है। ओसीडी में ऐसा ही होता है। दिमाग में जब थॉट्स कोई बार बार आती हैं तो हमारा दिमाग उसकी मेंटल पिक्चर्स भी हमें प्रेजेंट करने लगता है और हमें वो थोड़ा रियलिस्टिक सा लगने लग जाता है और हम कंपल्शन करते रहते हैं, क्योंकि वो जो बॉदरेशन है हम उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उस वक्त उससे पीछा छुटाना चाहते हैं कि अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जो हैं वो पीछे चली जाए। तो आप समझते हैं कि हम अपनी ओसीडी की समस्या को इस सीबीटी वर्कशीट के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए वाले कॉलम में आपको लिखना है एक्टिवेटिंग इवेंट। तो जैसे उसके केस में एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है कि उसकी
भाई सोफे पे आकर बैठा। अब एकदम से दिमाग में वो इवेंट ट्रिगर किया, उससे उसका जो बिलीफ बना कि मेरे भाई ने अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा है और इसके हाथों में जर्म्स थे। ये बैठा यहाँ पर, इसने अपने जर्म्स यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब इसने जर्म्स छोड़ दिए हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको क्या महसूस हो रहे हैं इमोशनल लेवल पर। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, उसे फियर फील हो रहा है। तो अब इस इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से उसके दिमाग में जो थॉट्स की चेन चली वो ये चली कि अब इसने जर्म्स यहाँ पर छोड़ दिए हैं, यहाँ पर अगर मेरी मम्मी पापा या कोई भी आया, छू गया या पास से भी गुजरा तो ये जर्म्स उनको लग जाएंगे, उन्हें लगेंगे, तो जैसे मेरी मम्मी को लगे तो वो खाने में डाल देंगी, फिर वो खाना हम सब खाएंगे और हम सब खाना खाएंगे तो हमारे अंदर जर्म्स बढ़ जाएंगे और फिर हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उसके अंदर इस तरीके के थॉट्स कि कुछ हो जाएगा, इससे ज़रूर ऐसा होगा, वो उसके अंदर बार बार घूमते रहते हैं और ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है वो। इससे उसके जो फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा हार्ट बीट अपनी बढ़ी हुई महसूस होती है और वो इतना रेस्टलेस हो जाता है कि जब तक वो हाथ धोने नहीं चला जाता तो वो चक्कर लगाता रहता है। और फिर उसके बाद उसका बिहेवियर क्या रहता है कि वो वहाँ पे सोफ़े को भी कभी सैनिटाइज़ करेगा, कभी गीले कपड़े से पूछेगा, कभी वहाँ पे पानी छिड़केगा, कभी सोफ़ा कवर को उठाकर धुलने में डाल देगा और बहुत ही ज़्यादा वो अपने फैमिली मेंबर्स पर शाउट भी करता है, इरिटेट होता है। लिटरली उनको वो कई बार ऐसे शब्द बोल जाता है जो नहीं बोलने चाहिए। उसे बाद में गिल्ट भी हो जाता है कि मैंने अपनी मम्मी को, भाई को इस तरीके के अपशब्द बोल दिए हैं। तो ये इस तरीके का उसका बिहेवियर होता है। तो ये तो है उसकी प्रॉब्लम। अब किस तरीके से उसको अपने बिलीफ को चेंज करना है, चैलेंज करना है। तो उसमें क्या है कि जब वो थॉट आए दिमाग में कि ये जर्म्स इसने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, अब ये जर्म्स मुझे लग जाएंगे या घर में किसी और को लग जाएंगे, तो सबसे पहले इस बात के लिए अपने दिमाग से प्रूफ मांगना है, उस ओसीडी थॉट से प्रूफ मांगना है इस बात का क्या प्रूफ है कि इस पर्सन के साथ यहाँ पर जर्म्स थे। और थोड़े बहुत जर्म्स के लिए तो हमारी जो बॉडी है वो इतना अडेप्टिव है, हम सभी के अंदर थोड़े बहुत जर्म्स तो ऑलरेडी, जिससे कहते हैं ना, वो ज़रूरी भी है। हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर जो है वो उन जर्म्स से लड़ने के लिए केपेबल है। हमें अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि छोटे मोटे जर्म्स पर। हमारी बॉडी बहुत ही वाइजली भगवान ने डिज़ाइन की है, जो छोटे मोटे जर्म्स से फाइट करने के लिए अपने आप ही पूरी तरीके से तैयार रहती है। तो अब उसके पास कि वहाँ पर उसके भाई के हाथ में या उसके कपड़ों में जर्म्स थे, कोई प्रूफ तो है नहीं, सिर्फ उसके दिमाग में थॉट आ रही है। वो अपने दिमाग को ऐसे चैलेंज करे कि कोई प्रूफ है क्या वाकई उसके पास जर्म्स थे? नहीं। अब उसके पास कोई प्रूफ तो है ही नहीं कि उसके भाई के पास, मदर के पास या किसी के भी पास कोई जर्म्स से जो ट्रांसमिट हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि वाकई उनके हाथ कोई गंदे नहीं थे, कोई कीचड़ में नहीं डाल कर आया था हाथ कि जो वहाँ पर थे और उसने वहाँ पर लगा दिए हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो फिर सोफ़ा और जो सोफ़े का जो कवर है वो भी तो गंदा होता ना, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। और कई लोगों ने उसे बोला कि देखो ये सब कुछ साफ़ ही तो है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। उसकी मदर ने कई बार उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि देखो यहाँ पर कोई जर्म्स नहीं है, मैं कह रही हूँ, तुम्हारे पापा कह रहे हैं, तुम्हारा भाई भी कह रहा है, दादी भी कह रही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा था। इवन उसने मुझे बताया कि उसके ऑफिस में भी जब उसकी कोई डेस्क पे आता है तो वो लोगों से बचता है कि कोई आए ना, क्योंकि आएगा तो फिर मुझे एंग्जाइटी होगी कि ये जो फाइल लेकर आया है अब इस फाइल को मुझे छूनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी जर्म्स होंगे। तो वो कई बार लिटरली उस चीज़ को अवॉइड ही कर देता है या फिर वो ग्लव्स पहन के रखता है। वो तरह तरह की इस तरीके की बातें कर रहा था। लेकिन जब मैंने उससे पूरा डिटेल में हिस्ट्री ली तो एक भी उसके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था। तो मैंने उसको बोला ये वर्कशीट देकर कि आप इसमें कोई भी एविडेंस ढूंढो कि क्या कोई एविडेंस है, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ मेरा दिमाग मुझे बता रहा है कि यहाँ पर जर्म्स थे या इस चीज़ पर जर्म्स लगे हुए हैं, दरवाजे में जर्म्स लगे हुए हैं या मेरे हाथों में जर्म्स हैं। तो अब ये महज एक थॉट है जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है। तो अब हमें इसे लॉजिकली चैलेंज किया हमने, तो हमें पता चला इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो अब मैंने उसको बोला कि आप इसी सेम एक्टिवेटिंग इवेंट में आप कुछ और नया रियलिस्टिक सोच सकते हो जिससे कि आपका माइंड काम रहे। तो उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मेरी तरह दूसरे लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनको भी अपनी जान बहुत प्यारी है, या फिर वो भी हाइजीन मेंटेन करते हैं अच्छी तरीके से। यस, ये एक रियलिस्टिक थॉट है, अडेप्टिव थॉट है, क्योंकि कोई भी पर्सन होगा
वो इतनी बेसिक हाइजीन तो सभी लोग मेंटेन करते हैं कि अगर वो वॉशरूम यूज़ कर आए तो वो अच्छे से हैंड वॉश करें, या फिर उन्होंने अगर कोई ऐसी चीज़ छू ली है जहाँ पर कोई जर्म्स है या गंदगी है तो वो लोग हाथ धोएं। ये सभी के हैबिट में होता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि धूल में हाथ देगा या किसी गंदगी में हाथ देगा या वॉशरूम होकर आएगा तो वो हाथ ना धोए। सभी लोग धोते हैं। तो ये एक ऐसा थॉट था जो कुछ रियलिस्टिक था। मैंने बोला और भी कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है, आप सोच सकते हो कि इसमें कुछ और भी सोचा जा सकता है। सो उसने बोला हाँ, ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर हल्का फुल्का कोई जर्म्स की वजह से इन्फेक्शन हो भी गया तो मेडिसिन लेके वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो अब इसमें भी कोई फियर नहीं था, क्योंकि अगर हल्का फुल्का जर्म्स की वजह से इन्फेक्शन हो भी गया तो ऑफ कोर्स वो कोई मेडिसिन लेकर आपका खाना पीना ठीक कर कर आपका रूटीन एक्सरसाइज वगैरह से आपकी हेल्थ फिर से नॉर्मल हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक ऐसा थॉट था जिससे कि जर्म्स अगर है भी तभी भी आपको एक शांति है कि भाई यहाँ पर किसी की जान पर कोई खतरा नहीं है। मतलब लॉस होगा लेकिन वो लॉस बहुत थोड़ा सा होगा और उस लॉस को आसानी से रिकवर किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी दिमाग शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मैंने उससे बोला कि जितने भी रियलिस्टिक थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं कि और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, तो फिर आप उसको लिखो। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं तो आपको भी अपनी प्रॉब्लम में यही करना है। जितने भी ज़्यादा और अल्टरनेटिव रियलिस्टिक पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं वो सब आपको डी वाले कॉलम में लिखने हैं। अब यहाँ से आपका एक नया बिलीफ आपको मिल गया जिस पर आपका माइंड विश्वास कर सकता है। हो सकता है शुरुआत में वो एकदम से आपकी बात ना माने क्योंकि ओसीडी थॉट ऑलरेडी आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो, लेकिन जब आप उसको रीइंफोर्स करेंगे तो वो धीरे धीरे मान जाएगा। तो ई वाले कॉलम में हमें अब अपना इफ़ेक्टिव न्यू बिलीफ लिखना है। जैसे उसके केस में था, वो इस बात पर एग्री हो गया था कि अच्छा अगर हल्के फुल्के जर्म्स लगे भी तो वो डॉक्टर से मेडिसिन लेकर उसे बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है और एक पर्सन दोबारा से हेल्दी हो सकता है। उसका फेयर पूरी तरह से नहीं गया था, लेकिन हाँ एक स्केल डाउन हो गया था। उसे लग रहा था कि अगर ऐसा हो भी गया तो हाँ ये तो पॉसिबल है कि दवाई लेकर उस इन्फेक्शन को निकाला जा सकता है। तो मैंने बोला कि आप लिखो यहाँ पर इफ़ेक्टिव न्यू बिलीफ में अपना ये। फिर उसके बाद अब देखो कि आपके इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियरल लेवल पर क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं। मैंने उसको बोला कि आप ज़रा आंख बंद कर ये सोचो कि सभी लोग बेसिक हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ जर्म्स वहाँ पर थे भी और वो किसी में चले भी गए तो उसे मेडिसिन से बाहर निकाला जा सकता है। तो अब आपको कैसा लग रहा है? तो उसने मुझे बताया कि अब मुझे थोड़ी घबराहट कम हो रही है। मैंने उससे बोला कि नेक्स्ट थॉट क्या आ रही है दिमाग में? तो उसने बोला कि मुझे नेक्स्ट थॉट ये आ रही है कि अगर हो भी गया चलो इन्फेक्शन तो मैं डॉक्टर को तुरंत दिखाने चला जाऊँगा, मैं डिले नहीं करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले उसके दिमाग में क्या चेन बन रही थी। उसके दिमाग में बन रही थी कि जर्म्स ट्रांसमिट होंगे, फिर खाने में चले जाएंगे, सब खाएंगे और हेल्थ बिगड़ जाएगी और कोई मर जाएगा। और अब उसके दिमाग में क्या आ रहा है, एक आइडिया आ रहा है कि अगर ऐसा हो भी गया तो भाई तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। तो यानी कि उसका इमोशनल, साइकोलॉजिकल दोनों लेवल चेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद फिज़िकल लेवल पर, तो मैंने बोला अपने फिज़िकल लेवल पर अब जो आपको हार्ट बीट बड़ी हुई लगती थी या आप रेस्टलेस हो जाते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, अभी उसमें देखो कि क्या लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि उठूँ और इधर उधर दौड़ लगाऊँ, या कुछ हार्ट बीट कुछ कम महसूस हो रही है आपको, मतलब हल्की सुनाई आ रही है। तो उसने बोला हाँ फ़र्क है। फिर हमने नेक्स्ट लेवल की बात करी कि अब बिहेवियरल लेवल पर चेक करो कि क्या अभी भी मन कर रहा है कि उठूँ, मैं सोफ़े को सैनिटाइज़ करूँ, हाथ को धोऊँ। उसने कहा नहीं, अभी ऐसा कुछ खास मन नहीं कर रहा है हल्का सा, लेकिन ऐसा कुछ फोर्सफुली नहीं आ रहा है उसमें। तो आप देखिए कि थोड़ी देर की प्रैक्टिस में उसकी फीलिंग्स जो है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो केवल और केवल एक रीज़नेबल थॉट की वजह से चेंज होने स्टार्ट हो गए। अब ओसीडी में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार इस वर्कशीट को करा और आपकी ओसीडी एकदम ख़त्म हो जाएगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम कभी ख़त्म नहीं होती है। उसके लिए आपको पेशेंस रखकर कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना जल्दी आप अपने माइंड में इस पैटर्न को फिक्स करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। दिन में कई बार आप इस वर्कशीट में रखकर अपनी थॉट्स को रखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जैसे ओसीडी रीइंफोर्स होती है, इसी तरीके से ये रियलिस्टिक जो थॉट्स हैं उसको आपको रीइंफोर्स करना है। रीइंफोर्समेंट प्रोसेस ये होता है कि किसी चीज़ को बार बार दोहराना। देखिए,
हम जब छोटे थे तब से ही हमें कोई भी चीज़ जो है वो बार बार रिपीट कर कर सिखाई जाती है। और दूसरा, लिखने की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये जो सीबीटी वर्कशीट है इसे आप अपनी कॉपी में ऐसे 5 कॉलम बनाकर ही प्रैक्टिस करेंगे। हम देखिए, हमने हर चीज़ लिख लिख कर सीखी है। जो अल्फ़ाबेट्स हमें अभी तक याद हैं और हम आराम से उनसे वर्ड सेंटेंसेस बना लेते हैं, इवन हमारा नाम भी हमने सब चीज़ें लिख लिख कर देखी हैं। तो हमारा माइंड क्या है, यहाँ पर हमारे फिंगर्स में ब्रेन पॉइंट्स होते हैं। तो ये कनेक्टिविटी की वजह से जब हम लिखते हैं, साइकोलॉजी में रिटन एक्सप्रेशन की बहुत वैल्यू होती है। तो जब हम रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे माइंड में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो जितना आप इसकी लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे, अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी ओसीडी किस लेवल पर है, माइल्ड लेवल पर है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो जिस भी लेवल पर आपकी ओसीडी होगी, जितनी पुरानी समस्या होगी, आप समझ ही सकते हैं कि उतना थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ओसीडी थॉट्स की जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी। वो जो लूप आपके दिमाग में सेट हो गया है वो वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। और कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद ही आपकी वो सारी एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस वाली फीलिंग्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और आप अब धीरे धीरे कुछ दिनों की प्रैक्टिस से ओसीडी से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो, ये यूज़फुल सीबीटी की टेक्निक आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो आपको इसे अभी उन सब लोगों के साथ शेयर करना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर में मेरी ऐप अवेलेबल है। आप डॉक्टर कशिका जैन डालेंगे तो प्ले स्टोर में ऐप आ जाएगी और फिर उसमें बहुत सारी फ्री एक्सरसाइजेस, एंग्जाइटी हो, आपको ओसीडी हो, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस रहता हो, सबकी स्पेशल एक्सरसाइजेस की फ्री वीडियोस उसमें अवेलेबल है। उसमें अफर्मेशंस हैं, उसमें गाइडेड मेडिटेशन है। सिर्फ आपको अपने कान में ईयर प्लग्स लगाने हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और आप घर बैठे ही अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, पॉजिटिवली प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज ही प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लें और बहुत ही जल्दी ये ऐप iOS में भी अवेलेबल होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।